देखिए ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई मकसद नहीं है। पर्पज़ इतना था कि जैसे कि पश्चिम राजस्थान के लिए मेरा हमेशा मानना रहा है कि यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जैसा कि पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो जैसे कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सेवा में उत्तर प्रदेश, बिहार से बच्चे ज़्यादा आते थे, लेकिन इधर भी कुछ वर्षों से राजस्थान से बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। और राजस्थान से विशेषकर पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और आपके पाली, जोधपुर, नागौर, यहाँ से बच्चे ज़्यादा निकल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बच्चों के अंदर वो क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, जो कहीं न कहीं गरीब परिवार से होते हुए भी बाहर निकल के आ रहे हैं। तो जैसा कि अभी कुछ समय पहले आप 12वीं में एक टॉपर बच्चा जो है, जो बहुत ही गरीब परिवार से निकल के आया, जिसने 99.4% ला के राजस्थान को टॉप किया। तो मेरे मैं एक आईपीएस होने के नाते इतना कह सकता हूँ कि जब हम लोग तैयारी करते तो उस समय हम लोग को कोई प्रोत्साहन करने वाला नहीं था, जो है हम लोग को कोई इस तरह का मोटिवेशन नहीं था। तो चूँकि आज हम लोग इस जगह पे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे को या इस तरह के बच्चों को हम अगर मोटिवेट करते जैसे कर रहे हैं, तो आने वाले में समय में हो सकता है कि उसके आसपास के गांव के, उसके आसपास के पंचायत के कुछ बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। तो ये हमारे लिए पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि आने वाले समय में अगर 2-4 बच्चे भी अगर इस तरह के बाहर निकल गए, तो ये हमारे लिए एक अच्छा वो हो सकता है। सर, वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में क्या कहेंगे आप? लगातार मुखर रूप से इसको लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, तो वर्तमान में जो सरकार की अस्थिर वाले हालात है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के बारे में तो मैं लगातार पिछले 18 महीने से कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में वसुंधरा राजे की सरकार को हमने व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया, क्योंकि टारगेट करने के पीछे कारण ये था कि हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारी आवाज़ से हो सकता है कि काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल रहा हो, और जो एक करप्शन की, भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा को क्रॉस करते हुए जो सरकार पिछले 5 सालों तक चली, उसके बाद पूरे प्रदेश की जनता ने उम्मीद रखा है कि एक नई सरकार आएगी और हमें राहत मिलेगा। 5 साल के वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जो भ्रष्टाचार था, उससे हमें मुक्ति मिलेगी और हमें एक अच्छा शासन मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 18 महीने से, सन 2018 दिसंबर के बाद से पिछले 18 महीने में आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि सरकार सिर्फ जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर बसों में, फ्लाइटों में सफ़र कर रही है, और जनता आज भी उसी तरह ठगी हुई महसूस कर रही है। और हम सभी लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि राजस्थान जो है, राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान का जो है आर्थिक अवस्था अच्छी होगी, और यहाँ पे जो है जो भी समस्याएं हैं करप्शन को लेकर वो कम होगी। सर, जिस हिस्ट्री सीटर की आपने वापस से हिस्ट्री खोली थी, आज उसी की शरण में सरकार चली गई है, तो क्या कहेंगे सरकार? देखिए, ये तो हमने काफ़ी पहले कह दिया था। जब 2013 में जब मैं जैसलमेर एसपी था, तो जिस प्रकार से हमने अपनी पहली पोस्टिंग पे ही जिस व्यक्ति की हिस्ट्री शीट खोली, और पूरा वो आप ही लोग मीडिया से काफ़ी चीज़ें पूरे देश में फैली थी, भाई एक हिस्ट्री शीटर पे किसी एसपी ने उसकी हिस्ट्री शीट खोली है। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़े इनपुट्स को लेते हुए, जिले को देखते हुए, प्रदेश को देखते हुए, देश को देखते हुए निर्णय लिया था। लेकिन आज अगर जिस प्रकार से आज मीडिया में बातें आ रही हैं कि सरकार जैसलमेर में है और सरकार सत्ता बचाने के लिए जैसलमेर में होटलों में बंद हो रही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार फेयर माउंट में पिछले महीने भर से थी, बेड़ाबंदी थी, वो बेड़ाबंदी अब राजस्थान के एक छोर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके किसी बड़े होटल में जाके घेराबंदी हो रही है अगले 15 दिनों के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक तमाशा है, ये लोकतंत्र के लिए तमाशा है, प्रजातंत्र के लिए तमाशा है, और विशेषकर लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मुझे लगता है कि ईश्वर जो है कुछ सद्बुद्धि दें, इस धरती पे कुछ ऐसा कुछ करें कि एक अस्थायित्व की सरकार यहाँ पे आए, और विशेषकर लोगों का, जो गरीब लोग हैं, पश्चिम राजस्थान के लोग हैं, उनका भला हो जाए। कोरोना काल में सरकार अस्थिर है, होटलों में कैद है, जनता त्रस्त है, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना का जो समय है वो लगभग निकल गया। कोरोना के समय में जो इनिशियल इनपुट्स थे, इनिशियल जो सावधानियां थी, उसको लोगों ने देर सवेर समझा, और ये समझा कि ये सब कुछ आपके ऊपर है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप चाहे बाड़मेर के धोरीमना में है, चाहे अमेरिका के किसी बड़े वाशिंगटन में बैठे हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आप कितने अंदर से मजबूत हैं, जो है। तो ये तो समय निकल गया, और आने वाले समय में कोरोना जैसी जो चीज़ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अभी कोरोना हम सभी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम सभी लोगों ने आत्मसात कर लिया है कि हमको अपनी दैनिक जीवनचर्या जो है जारी रखना पड़ेगा, और हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे। बस अपने को हम लोग सुरक्षित रखें, कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, हाईकोर्ट में आपका एक मामला चल रहा था राजस्थान निर्वाचन को लेकर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा को लेकर, उसकी क्या स्टेटस क्या है अभी? देखिए, जब मैं यहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा सीट के लिए जब मैं आया था, जबकि मुझे आईपीएस की सर्विस से वसुंधरा राजे और उनकी गैंग ने मुझे गलत तरीके से, गलत प्रक्रिया अपना के मुझे सर्विस से कुछ समय के लिए बाहर किया था,
तो उस समय मैं उस गैप में मैं यहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा सांसद का चुनाव के लिए मैं यहाँ पे आया। सर्विस मैटर ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन, अंतिम स्टेज पे, उसका निर्णय कभी भी आ सकता है। यहाँ की जो बात कहूँ तो इसमें मेरे नामांकन को लेकर, जैसे मैंने पिछले साल भी कहा था, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, कहीं न कहीं साजिश की गई और उसका प्रभाव यह कि मुझे हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाई कोर्ट में मामला लगातार विचाराधीन है। अब चूँकि मामला विचाराधीन है तो मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय मामला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस गलत प्रक्रिया को अपना के मेरा नामांकन खारिज किया, जिस हाई कोर्ट ने ही मुझे सर्टिफिकेट जारी करवाया, और उसी हाई कोर्ट में मैं दोबारा अपनी शरण में गया हूँ कि मेरे नामांकन को मंजूरी दी जाए और इस बाड़मेर लोकसभा की जो सांसद की जो सीट है उसका नामांकन जो खारिज किया गलत तरीके से, उसको मानते हुए उसके प्रक्रिया को सही तरह से दुरुस्त करते हुए यहाँ नया नोटिफिकेशन जारी हो और यहाँ पे नए सिरे से चुनाव कराया सर, जाए। राजनीतिक जीवन में क्या है आगे, क्योंकि आपने नामांकन किया उसके बाद बाड़मेर आए नहीं, अब आगे क्या रणनीति है भविष्य के लिए बाड़मेर के लिए क्या प्लान है? भविष्य में बाड़मेर में आप क्या देखिए, भविष्य के लिए हमेशा हम जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिम राजस्थान के लिए मेरा इतना ही कहना रहेगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है विकास की। यहाँ पे लोगों में संघर्ष करने की क्षमता ज़्यादा है, लोग शांत हैं, अच्छे लोग हैं, इनका भला होना चाहिए। मैं पुलिस की नौकरी में भी था तो मेरा बहुत ज़्यादा रुझान पश्चिम राजस्थान की तरफ हमेशा रहा है। मैं यहाँ के पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर एसपी भी रहा और मैं जोधपुर वगैरह भी कई ऐसे मेरे उसमें रहा, मैं अपने प्रोटोकॉल में रहा। राजनीतिक उसमें आने का मेरा कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रहा, क्योंकि देखिए मैं तो साफ साफ मेरा स्लोगन ही है, न जाति न धर्म न क्षेत्र, देश सर्वोपरि। और चूंकि एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते, IPS होने के नाते हम लोग संविधान की शपथ लेके आते हैं, तो हम लोग तो ना तो जाति की बात कर सकते हैं, ना धर्म पे बात कर सकते हैं, और ना हमारी कोई ऐसी मंशा होती है, और ना मेरा खुद की नीयत है कि मैं जाति धर्म पे बात करूँ। निस्संदेह आज की जो राजनीति है कहीं ना कहीं जातियों पे, धर्म पे ज़्यादा फोकस की हुई है, जिसका कि दुष्परिणाम जो है हम चुनाव में देखते हैं। मेरा, जैसा कि आपने पूछा कि आगे क्या रणनीति, मेरा सिर्फ इतना है कि मैं अपना जो भी मेरी क्षमता है, मैं गरीब आदमी के लिए, एक असहाय आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का, उसकी भी मदद कर सकूं जो है। और हम लोग ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार किसी की मदद कर रहे हैं, हम लोग जब से तैयारी कर रहे हैं बचपन से, तब से जब भी मौका मिला हम लोग, क्योंकि ये अपने DNA में है, हमको मदद करना पसंद है, क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष देखा है। हम जब जिस परिस्थितियों में संघर्ष किया उसमें हम लोगों को कोई सहायता करने वाला नहीं था, तो हमारी एक अंदर की अंतरात्मा है कि भाई जब भी कोई मदद जितना कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा किसी तरह का संसाधन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन जो क्षमताएँ हैं, जो हम मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, उतना हम करने का प्रयास करते हैं। सर, शुरू से आप करप्शन को लेकर करते रहते हैं, करप्शन को मिटाने के लिए काम करते रहते हैं। अब जैसा कि देखा जा रहा है लगातार करप्शन है वो बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें तो आज भी ACP द्वारा बाड़मेर में कार्रवाई की गई। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे क्या अपील करना? देखिए, करप्शन जो है पूरे भारतीय इतिहास को देखेंगे तो प्राचीन काल से, मुगल काल से लेकर आधुनिक काल से ले वर्तमान में करप्शन ऐसा पहलू है जो समाज के बीच में रहा है, अपराध ऐसा पहलू जो समाज के बीच में रहा है। बस वो डिपेंड करता है कि हम जैसे लोग जो है, जागरूक लोग जब ज़्यादा होंगे तो अपराध कम होगा, करप्शन कम होगा, ख़त्म नहीं होगा जो है। लेकिन हम सभी की पीड़ा यही है, मीडिया एक चौथा स्तंभ है, हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं यही चाहते हैं कि क्राइम कम हो, करप्शन कम हो। ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम करने के पीछे हमें सबको जागरूक करना पड़ेगा। ना सिर्फ मैं जागरूक हूँ, राम अत्री जी जागरूक हूँ, अभिषेक जागरूक हूँ, बाकी हमारा पूरा सभी लोग जागरूक हों। तो जागरूक करने का प्रयास यही हो सकता है कि चूँकि अगर हम बीच में अगर बाड़मेर आ रहे हैं, जैसलमेर आ रहे हैं, गरीब बच्चों से मिल रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से चर्चाएँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। और करप्शन एक ऐसा नासूर है पूरे ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि अगर ये कम नहीं होगा तो धीरे धीरे ये जो नासूर है, ये जो बीमारी है, जब ये जनता के बीच में चला जाएगा, जनता जब करप्शन को आत्मसात करने लग जाएगी कि नहीं, करप्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते जो है, तो वो क्षण बहुत दुर्भाग्यशाली होगा देश के लिए। और मुझे लगता है कि जो भी लोग आज देश में करप्शन के खिलाफ आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं। हम सभी को उनके साथ जुड़ना चाहिए। संख्या इनकी कम है, लोग कम है, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी सहमा हुआ है, हर आदमी अवसरवादी अवसर की तलाश में है। तो वो फाइट करना, इंडिविजुअल फाइट करना इतना आसान नहीं है, सरकारों से फाइट करना इतना आसान नहीं। लेकिन मैं तो यही हम लोग अपील करते हैं कि जितने भी लोग हैं जनता के बीच में जाएं, जनता को बताएं कि करप्शन अगर आप आत्मसात कर लोगे तो आप तो कर ही रहे हो, आपके बच्चे आत्मसात कर लेंगे, आने वाली पीढ़ियां करप्शन आत्मसात कर लेंगी। और जैसा कि आज इंटरनेशनल सर्वे कहता है कि भारत में 30 से 40% लोग करप्शन को सही मानने लग गए हैं।
जो वो देश था जो 80-90 के दशक में जहाँ पे कि ईमानदार व्यक्ति की एक वैल्यू हुआ करती थी, आज ईमानदार व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है, उसके लिए समाज खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है नई जनरेशन में कुछ सद्बुद्धि आ जाए और वो सही मार्ग पे चल पड़े। सर मीडिया के लेकर क्या कहेंगे? मीडिया में अशुद्ध लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खुन्नस निकालने को भी पत्रकारिता मान रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि मैं पुलिस विभाग में हूँ, तो जैसे मैं आईपीएस पहली चॉइस लेके आया, मुझे आईएएस नहीं बनना था, मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, तो पुलिस के अंदर मेरा एक था कि मैं पुलिस के अंदर की को रिव्यू करूँ जो है, तो उसके लिए मैंने प्रयास भी किया। मेरे अगर उच्च अधिकारी कुछ गलत करते तो मैं खुल के बोलता था कि साहब ये गलत कर रहे हो। इससे आपके इस प्रयास से जनता का नुकसान हो रहा है और जवानों को नुकसान हो रहा है, तो उसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ा। मेरे साथ साजिशें भी हुई जिसका कि परिणाम आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हूँ, मैं उसे प्रकृति का एक प्रसाद मानता हूँ। इसी तरह मीडिया एक चौथा स्तंभ है। मीडिया के बारे में इतना कहूँगा कि मीडिया के बारे में पिछले 20 साल में जब मीडिया ने अपना पाँव पसारना शुरू किया था सन 2000 से, तो मीडिया पे लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें थी जो है। धीरे धीरे मीडिया ने अपना जो स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं वो गिरवी रखना शुरू कर दिया। तो आज के दौर में जैसे कि देखेंगे तो जो पुलिस या प्रशासन पे लोगों का विश्वास कम होता चला है, वैसे ही मीडिया के ऊपर भी लोगों का विश्वास अब कम हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस चीज़ के लिए मीडिया आया था उस चीज़ के लिए मीडिया उस पर अब स्टिक नहीं है, स्टैंड नहीं ले पा रहा है। वो सरकारों के साथ अपने को साथ जुड़ने में ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है, बजाय वो गरीब आदमी, बजाय वो समस्याओं के पीछे भागने के, वो सरकारों के पीछे भाग रहा है। और सरकारें आज के समय आप देखोगे, चाहे प्रदेश की सरकार हो या कहीं की सरकारें हों, सरकारें अवसरवादिता का पालन कर रही हैं, जाति और धर्म पे कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इससे गरीब और जो गांव का व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ नुकसान हो रहा है, और नुकसान काफ़ी समय से चल रहा है। हम लोग सभी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मीडिया ही अगर अपने स्तंभ को ही अगर मजबूत कर ले, मैं बार बार कहता हूँ कि तीनों स्तंभों की मजबूती जो है मीडिया को देखना है, अगर यही चौथा स्तंभ ही अगर कमज़ोर हो गया तो बाकी 3 स्तंभ की मजबूती आप कहाँ से देख पाएंगे जो है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि मीडिया जिस उद्देश्य के साथ आगे जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। थैंक यू सर।